बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। और मैंने आपको देखो कल क्या पढ़ाया था वो सारा रिकैप कर देते हैं हम। तो मैंने कल पढ़ाया था आपको पीरियड ऑफ लाइफ टाइम। जो लाइफ का पीरियड होता है वो कितना होता है आपको पता है, बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, ये आपका लाइफ पीरियड होता है। और कौन से थे आपने बताया नहीं मुझे, मैंने कमेंट बॉक्स में चेक किया था तो आपने कोई भी मुझे एक एज नहीं बताई कि एज कितनी कितनी है इनकी। गूगल से सर्च कर लेते यार आप लोग और बता देते, मुझे कोई भी इशू नहीं होता। ठीक है, और एक और बात है कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या बोलते हैं उससे, हाँ फिर आगे क्या था आगे बता देती हूँ मैं आपको। आगे चैप्टर में था कि उन्होंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में है क्या। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक नई प्रोजनी को जन्म देना है, आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट्स के। और जो जैसे आइडेंटिकल वो होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स के। ठीक है, सिमिलर नहीं होते हैं। और एक और बात बताती हूँ आपको, उसमें क्या था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, है ना। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे उसमें 1 पेरेंट्स था, या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, देखो नीचे दे रखा है इसमें, वो अपोजिट सेक्स होते हैं और रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं इन्वॉल्व टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उनमें फ्यूजन होता है मेल और गैमेट का, मेल फीमेल गैमेट दोनों का, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये कल हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे ब्रीफली कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो फर्स्ट में हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो पढ़ लेते हैं ऐसे हम। तो देखिए, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल मतलब एक इंसान, कोई भी इंसान हो, या मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो एक ही सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर दैट बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज। मतलब वो आइडेंटिकल ही नहीं होते, जो पेरेंट बन रहे हैं, जो बच्चे बन रहे हैं, उनके ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं या फिर डॉटर सेल बन रही हैं, वो क्या आइडेंटिकल ही नहीं होते, बल्कि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। ठीक है, देयर पेरेंट्स की। फिर देखो इसमें पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी हमारी, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है उन्होंने, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिजायर टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लोन्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे सच डिस्क्राइब क्या किया उन्होंने, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। तो इसमें मैं क्या बताना चाह रही थी आपको, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब उनकी जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो कैसी बनती हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनती हैं। जैसे मैंने एक आपको ये पेज जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये वाला पूरा पेज मैंने आपको ले लिया है। ठीक है, देखो मैं ऐसे बता दे रही हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे मैंने ये एक गोला ले लिया, ठीक है, स्फेरिकल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मैंने ये ले लिया। तो इसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी, डिक्टो ऐसी जैसी होगी, जैसे ये बना हुआ वैसे ही ये बनेगा। जैसे आप ना एक पेज ले लो, यही एनसीईआरटी का पेज आपने सामने शायद खोल के रखी होगी अपनी एनसीईआरटी, तो उसका जो मैं पेज पढ़ा रही हूँ उस पेज को ले लो आप। ठीक है, उसका एक प्रिंट निकलवा लो, वो भी ब्लू, उसमें कलर में निकलवाना। मतलब आप सोच लो, अज्यूम कर लो कि आपने कलर में निकलवाया है, तो एग्जैक्ट कॉपी निकलवाई ना आपने उसकी, तो वो आइडेंटिकल है आपकी, बिल्कुल उस कॉपी की जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी। ठीक है, आइडेंटिकल है, साथ में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो सिमिलर होगी। तो इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि आप समझ सको अच्छे से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने समझ लिया कि है क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिए, इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने ईस्ट का। तो ये बेटा क्या है, ईस्ट है ये। ठीक है, ये है ईस्ट, 1 मिनट, ये ईस्ट है, ईस्ट। ओके, और ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है ये,
और ईस्ट होता है, और ये यूकैरियोटिक होता है, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, यूकैरियोटिक। आपको पता होगा ना प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता होगा, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है और ईस्ट है ये। तो देखो पेरेंट सेल ये दे रखी है इन्होंने, ये पेरेंट सेल दे रखी है, इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है हमारी बडिंग, इसमें बडिंग हो रही है, देखिए ये आपको पता चल रहा है, ये बडिंग हो रही है इसमें। तो देखो इसमें डिवीजन हो रहा है साथ के साथ, लेकिन बडिंग हो रही है साथ में। तो देखो नीचे दे रखा है फिगर में, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होते हैं, सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रही है हमारी, तो यूनिसेलुलर है ये। तो बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट में दे रखा है। तो ऐसे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे ये, उसके बाद में सेपरेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। अब एक बात और बता देंगे आपको मुझे कि सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में डिफरेंस कैसे कर पता लगाएंगे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपके लिए सेक्सुअल और ए सेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ सेक्सुअल, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लिख रही हूँ सेक्सुअल, सेक्सुअल 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 रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रो ऐसे लिख लें आप। और ये इसमें बता दे रही हूँ क्या होता है कि ये आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स के, ठीक है, आइडेंटिकल, ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर नहीं दिखते, एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखते हैं। ए सेक्सुअल क्या होता है, ए सेक्सुअल, इसमें क्या है, ये आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, आइडेंटिकल, ठीक है, और सिमिलर दिखते हैं अपने पेरेंट्स के, मतलब बोल सकते हो आप डिक्टो दिखते हैं अपने पेरेंट्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, डिफरेंस हो गया ए सेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वो आइडेंटिकल होते हैं, वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं और सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोन्स दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर दिखते हैं। तो ये हो गई हमारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होता है, ए सेक्सुअल में 1 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी देखो इसका एग्जाम्पल देखो एक और जो दे रखा है अमीबा का उन्होंने। तो देखो अमीबा का ये एग्जाम्पल है, देखो न्यूक्लियस है इसके पास में, अमीबा के पास में ये, जस्ट अ मिनट, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है इसके पास में, देखो इसने इंडिकेट भी कर रखा है। उसके बाद में देखिए उसके बाद में है कि उसके बाद में फिर ये डेवलप हो रहा है, डेवलप होने के बाद में उसने 2 न्यूक्लियाई बना ली, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई बनाने के बाद में ये सेपरेट हो जाएगा। अब देखो सेपरेट कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसे हम जैसे प्लांट होते हैं तो उनमें बोलते हैं फरो, शायद फरो बोलते हैं, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, अभी मैं बता दूंगी। लेकिन तो ये कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, यहाँ पे डिवीज़न करने के बाद में ये डॉटर सेल्स बनानी इन्होंने, ठीक है, डॉटर सेल्स बना ली, तो इसी से इनका डिवीज़न हो जाता है। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन डिवीज़न, इसमें बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन के द्वारा ये डिवाइड करते हैं अपने आप को, ठीक है, फिजन, बाइनरी फिजन के द्वारा ये डिवाइड करते हैं। और जो हमारा ईस्ट होता है वो बडिंग के द्वारा डिवाइड करता है, ठीक है। तो बडिंग क्या होता है, बडिंग आपको पता है जैसे कोई भी चीज़ है उसमें से एक नई चीज़ निकलना, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि ये टोटली सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन ये सेपरेट तब होते हैं जब ये थोड़ा सा मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बन जाते हैं, उसके बाद में ईस्ट के सेपरेट होते हैं। तो जैसे आप ये समझ लो, जैसे आप एक चीज़ ले लो, जैसे आप एक प्लांट को अज्यूम कर लो, ठीक है। अब प्लांट में क्या है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ कैसे हो रही है कि उसी के स्टेम में से एक स्टेम और निकल रही है नई, तो हम क्या करेंगे, उस स्टेम को, जो न्यू स्टेम निकल रही है उसे निकाल के ज़मीन में गाड़ देंगे तो वो ग्रो कर जाएगी। तो वैसे ही ये बडिंग होती है ईस्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है देखिए, आगे हमने देखा है, देखो लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब हम कैसे देख सकते हैं, कैसे मतलब देखते हैं, आगे देखेंगे कैसे, इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कॉमन होती है किसमें, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, प्लांट में और एनिमल में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद में इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स, अब आपको प्रोटिस्ट और मोनेरन्स का मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी आपको प्रोटिस्ट मोनेरन्स है क्या।
आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो पढ़ा होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, आपने 11th का पोर्शन है ये। किसने दिया था मुझे ज़रूर बताना, क्लासिफिकेशन, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो आपने पढ़ाई होगा डेफिनेटली। तो इसमें कौन से किंगडम आए थे आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आया था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, ठीक है। फिर उसके बाद में एनिमेलिया या प्लांटी एनिमेलिया बोल सकते हो, प्लांटी बोल दो। उसके बाद में प्लांटी आया था, प्लांटी, और फिर एनिमेलिया मैं यहाँ पे पुट कर दे रही हूँ, एनीमेलिया, ठीक है। अगर आप मुझे 11th का भी पढ़ना चाहते हो मेरे से तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी देखो इसमें 5 किंगडम आए थे, आपको पता, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, 5 किंगडम हो गए हमारे, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्ट की और मोनेरन्स की। अब मोनेरन्स में मेनली ये बैक्टीरिया इज सोल, मेन सोल बोल सकते हैं, सोल मेंबर बोल सकते हैं, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मोनेरा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया तो आपको पता होगा, बैक्टीरिया जीवाणु बोलते हैं ना हिंदी में, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं मोनेरा में। अब इसमें मैंने बता दिया आपको, मलेरिया 4 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन 4 कैटेगरीज होती हैं बैक्टीरिया की। तो शेप, और ये अकॉर्डिंग टू शेप होते हैं। तो शेप कैसा होता है इनका, पहला आप बोल दोगे अकॉर्डिंग टू शेप होता है, मैं इसे कट कर दे रही हूँ, ठीक है। शेप कैसा होता है इनका, मैं शेप बता दे रही हूँ। जैसे शेप पे डिपेंड करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, शेप पे डिपेंड करते हैं। अब शेप कैसा होता है, जैसे स्फेरिकल समझ लो आप, स्फेरिकल, एक स्फेरिकल शेप हो गया, जिसे हम कोकाई बोलते हैं, कोकाई, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आप समझ सकते हो, जैसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कैसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम बेसिलाई या बेसिलस बोल सकते हैं, वेसिलस, ठीक है, वेसिलस बोलते हैं। फिर उसके बाद में रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है हमारा। उसके बाद में होता है हमारा बिब्रियो होता है, ठीक है। बिब्रियो होता है हमारा कॉमा शेप्ड बोलते हैं उसे, कॉमा शेप्ड हो गया ये, ठीक है। उसके बाद में होता है, चौथा नंबर होता है हमारा, कौन सा, क्या बोलेंगे, स्पाइरल शेप्ड। ये सारे ना शेप होते हैं हमारे बैक्टीरिया के, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है किसी की बॉडी में, तो हम शेप से पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, स्पाइरल है या स्फेरिकल है या रॉड शेप्ड है या बिब्रियो है, ठीक है। तो स्पाइरल कैसा होगा, स्पाइरल की तरह, ठीक है। ये हमारे 4 शेप हो गए हमारे बैक्टीरिया के। तो ये किसके अंदर आती हैं, मोनेरा के अंदर आती हैं, और मोनेरा सोल मेंबर होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। अब देखो मैं बता दी हूँ आपको। फिर उसके बाद में ये सारे 4 शेप हो गए हैं अपने पास में। फिर हम प्रोटिस्टन के बारे में बताते हैं। ये मैंने सब मोनेरा के बारे में बताया, अभी प्रोटिस्टन के बारे में बताऊँगी आपको कि प्रोटिस्टा क्या होता है। जैसे हमने प्रोटिस्टा भी एक किंगडम है, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखिए मैं बताती हूँ आपको। इसमें एग्जाम्पल बता दे रही हूँ मैं आपको कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे क्राइसोफाइट्स हो गया, क्राइसोफाइट्स, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर आते हैं हम डायनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है, फ्लैजिलेट्स, ठीक है। ये सारा आपका 11th का पोर्शन है, ठीक है। डायनोफ्लेजिलेट आ गया। तीसरा क्या बताऊँ मैं आपको, तीसरा होता है हमारा क्या बोलते हैं उससे, यूग्लिनॉइड, ठीक है, यूग्लिनॉइड। उसके बाद में आता है फिर हमारा इग्लिनॉइड आ गया तीसरा। चौथा आता है हमारा
क्या बोलते हैं हम, एक मिनट, स्लाइम मोल्ड आता है, स्लाइम मोल्ड, ठीक है, स्लाइम मोल्ड आता है। उसके बाद में आता है हमारा प्रोटिस्टेंस। तो ये हो गए हमारे पांच एग्जाम्पल हो गए हमारे प्रोटिस्टा के। तो प्रोटिस्टा के अंदर ये सारे आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अभी बोल रहा है लाइन में, लाइन देखते हैं हम, लाइन में क्या बोल रहा है वो, ठीक है। लाइन में बोल रहा है कि इन प्रोटिस्टेंस एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। अब ये देखो, जो मोनेरा और प्रोटिस्टा होते हैं ना, उनमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनके जो ऑर्गेनिजम्स से अंदर आते हैं, और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा वो डिवाइड करते हैं इनटू टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल, मतलब 2 भागों में वो बट जाते हैं, उसके बाद में एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, दस इन दीज ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब इनके पास में सेल डिवीजन होता है, तो इनका ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब इनका एक तरीका है कि वो सेल डिवीजन के द्वारा ही एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी पीछे नीचे चलते हैं हम, नीचे क्या है देखिए, नीचे आपको एग्जाम्पल दे रखी है इन्होंने, ये कि ये हो गया हमारा क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास है, देखिए ये हो गया क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है हमारा, ये पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम है ये। उसके बाद में देखो, ये है हाइड्रा हमारा नीचे, ये हाइड्रा है, ये स्पंज है, स्पंज, ठीक है। इनमें ये कैसे डेवलप होती हैं वो बता दे रही हूँ मैं। इनमें कोनिडिया बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं इनमें, ठीक है। इनमें क्लेमाइडोमोनास बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स हैं ऊपर, जू स्पोर्स बोल सकते हो उसमें, ठीक है। और देखो ये हाइड्रा है, इसमें बडिंग होती है, इसमें क्या है, बडिंग होती है इसमें, ठीक है, इसमें ये बडिंग होती है। इसमें क्या बनते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं, स्पॉन्ज और स्पोर्स, ये जो गैम्यूल्स बनते हैं, सॉरी, उसमें स्पोर्स बनते हैं ऊपर, इसमें गैम्यूल्स बनते हैं, इसमें गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी देखो ये एग्जांपल हो गए, नीचे देख सकते हैं आप कि मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है स्ट्रक्चर ऊपर वाले में, ए में क्या है, जो स्पोर्स बन रहे हैं क्लेमाइडोमोनास है वो, ठीक है। कोनिडिया बन रहा है हमारे पेनिसिलियम में, और उसके बाद में बडिंग हो रही है हमारी हाइड्रा में, मैंने जैसे कि आपको बताया, और गैम्यूल्स बन रहे हैं स्पॉन्जेस में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बड के थ्रू निकल रही है ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाले। देखो इसमें क्या है, जो मैं छोटा कर ले रही हूँ इसे, इसमें देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें स्पोर्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है, स्पोर्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, स्पोर्स बन रहे हैं इसमें, इसमें कोनिडिया बन रहे हैं, देखो ऊपर आ रहा है, इसमें बडिंग हो रही है, मतलब एक अच्छी से बड निकलेगी, फिर वो अलग हो जाएगी अपनी पेरेंट बॉडी से, उसके बाद में खुद ग्रो करेगी, अडल्ट होगी फिर। और इसमें क्या बन रहे हैं, इसमें गैम्यूल्स बन रहे हैं, गैम्यूल्स, ठीक है, इसमें गैम्यूल्स बन रहे हैं, डबल एम होती है, तो इसमें गैम्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रही है पैराग्राफ, देखो, जैसे मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, मैनी बड़ा कर ले रही हूँ मैं थोड़ा सा ऐसे, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, जो बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन के द्वारा, ठीक। तो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन के द्वारा, बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, वेयर a cell divides into two halves, each rapidly grow into an adult. एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। अमीबा में मैंने आपको बताया कि उसमें बाइनरी फिजन होता है, और जो पैरामीशियम होता है बेटा, उसमें ट्रांसफर सेक्शन होते हैं, ट्रांसफर सेक्शंस होते हैं उसमें, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन होते हैं इसमें पैरामीशियम में। और अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा डिवाइड करता है। तो बोल रहा है वो, हियर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, एक सेल, जहाँ एक सेल क्या करती है, 2 हाफ्स में, मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, प्रत्येक सेल फिर उसके बाद में
रैपिडली का मतलब होता है कि जल्दी ग्रो करती है, यानी अडल्ट में, ठीक है। किसमें होता है वो एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा और पैरामीशियम। अब ईस्ट की बात कर रहे हैं। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। ईस्ट में कैसा होता है, ईस्ट में जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, देखो दे रखा है उन्होंने, ठीक है। ये सारी लाइंस आपको ध्यान से पढ़नी है एनसीईआरटी की, बहुत ही मस्त लाइंस हैं, ठीक है। एंड स्मॉल बर्ड्स देखिए, एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल। तो किससे, देखो स्मॉल बर्ड में निकलती हैं, लेकिन ये इनिशियली कैसी होती हैं, अटैच होती हैं अपने पेरेंट सेल से, विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर इवेंचुअली वो क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म सेल्स, ठीक है। तो ये आपको बताया मैंने ईस्ट के बारे में। ईस्ट अनइक्वल डिवीजन होता है उसमें। उसके बाद में लाइक बर्ड की तरह, और रिमेन अटैच्ड इनिशियली अपने पेरेंट से अटैच रहता है, उसके बाद में वो मैच्योर होने के बाद में वो सेपरेट हो जाता है अपने ऑर्गेनिज्म से या अपने पेरेंट सेल से। अब देखो एग्जांपल किसका दूँ मैं इसमें देती हूँ आपको मैं ईस्ट का एग्जांपल, जो ईस्ट पहले दे रखा था। देखिए ये वाला एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल ईस्ट का मैंने बताया, जो बता रहे हैं ना वो, तो ये अनइक्वल होता है। देखो आप देख सकते हो आराम से यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ना ये पेरेंट सेल है, ये हमारा डॉटर सेल है, तो देखो अनइक्वल नहीं है। देखो ये इसका साइज कितना छोटा है इसका, और इसका साइज कितना छोटा है, और इसका साइज देखो कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो ये अनइक्वल डिवीजन हो रहा है इसमें, तो उन्होंने ईस्ट का एग्जाम्पल दिया है। जैसे ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद में होता क्या है, ये सेपरेट हो जाते हैं अपने पेरेंट बॉडी से, और उसके बाद में अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम, आगे क्या दे रखा है उन्होंने। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पैराग्राफ मैं कंप्लीट कर दूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में फिर मैं पढ़ाती हूँ कल आपको। कल क्या करना है, कल देखो यहाँ से पढ़ाना है मुझे कल। आप एक बार रीडिंग लगा के आया करो, मैं बताऊँ सच्ची से आपको कि आपको एक रीडिंग लगाना चाहिए अच्छे से, कि जो कि रीडिंग ऐसी हो कि आप रफली रीडिंग लगा लो, लेकिन ध्यान से पढ़ना लाइन्स को, यानी कि ऐसे ही है वहीं पढ़ा है, ठीक है। ध्यान से आपको एनसीईआरटी की लाइन्स को पढ़ना है, क्या कह रहा है उसे समझने की कोशिश करनी है, और उसके बाद में फिर मैम तो समझा ही देंगी आपको, है ना। तो पहले आपको खुद से रीडिंग लगानी है। जितना ही पैराग्राफ मैं कवर करती हूँ, अप्रॉक्स जितना आपको पता चल गया हो कितना पैराग्राफ मैं कंप्लीट करती हूँ एक वीडियो में, तो आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ना है, उतना पैराग्राफ पढ़ के आना है, और उसके बाद में आपको मेरे से पढ़ना है, तो आपको बहुत अच्छा रिवीजन होगा, ठीक है। जैसे कि होता नहीं है, एक बार हमने पढ़ लिया, उसको चीज़ को दोबारा से हमें पढ़ना है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट बिल्ड होता है, और इंटरेस्ट बिल्ड होने की वजह से हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं अपना, अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ पाओगे आप एक बार अपनी आप से रीडिंग लगाओगे तो, ठीक है। आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप पहले से पढ़ के आएंगे थोड़ा सा, तो दोबारा से समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम यहाँ से, मैं यहाँ पे बुकमार्क लगा दे रही हूँ कि हम कल यहाँ से पढ़ेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। यहाँ से कल करेंगे और ये पढ़ेंगे, फिर आगे का पोर्शन मैं बता दे रही हूँ आपको। आगे का पोर्शन ये होगा आपका, और फिर ये चीज़ें होंगी सारी कल हम कवर कर लेंगे इसे, ठीक है। अभी हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं कुछ क्वेश्चन आपके करा दे रही हूँ इसी से अटैच, जो लास्ट में पोर्शन किया था हमने, तो उसके कुछ क्वेश्चन मैं ऐसी वीडियो में अटैच कर दूंगी, जिससे कि आपको रिवीजन हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अटैच कर रही हूँ, इसमें क्वेश्चन होंगे वो आप लगा लो। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ क्रोकोडाइल इज, तो लाइफ स्पैन आपको मैंने पढ़ा रखा है कि लाइफ स्पैन क्या होती है क्रोकोडाइल की, आप बताइए मुझे, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ पहले, आपकी जो लाइफ स्पैन होती है क्रोकोडाइल की, आपको सारी जो लाइफ स्पैन है ना, क्रोकोडाइल की हो या बरगद के पेड़ की हो या फिर तितली की हो या फिर जो फ्रूट फ्लाई है उसकी, वो सबकी लाइफ स्पैन याद करनी है आपको डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है वो एग्जाम में। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 60 ईयर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट और करेक्ट पे जरूर ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है। जैसे वो इनकरेक्ट अभी पूछ रहा है, तो हमें गलत जो स्टेटमेंट है उसको पकड़ना है, ठीक है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा वो बताती हूँ मैं आपको। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन वी श्योर दैट देयर इज, देखिए अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 1 minute. A living organism can be sure that there is another individual of its kind to its place when it dies. क्या आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप श्योर हो कि अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसकी तरफ पे दूसरा अनदर इंडिविजुअल हो सकता है? बिल्कुल, ये आपका सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप इसे सही मार्क करिए, ये आपका स्टेटमेंट
सही हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है हमें। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है उन्होंने कि रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी सही है, आपको पता है रिप्रोडक्शन एक कैसा है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद में देखो, ऑल इंडिविजुअल्स आर मोर्टल। मोर्टल मतलब, मोर्टल का मतलब क्या होता है, इमोर्टल अमर होता है, तो मोर्टल का मतलब मृत्यु वाले जो होते हैं वो, इंक्लूडिंग ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो देखो ये गलत है आपका, उन्होंने क्या बोला था, एनसीईआरटी की लाइन क्या थी, सारे जो इंडिविजुअल्स हैं इमोर्टल हैं, ठीक है। इमोर्टल मतलब अमर है सारे इंडिविजुअल, तो नॉट इमोर्टल, इमोर्टल सॉरी नॉट इमोर्टल, इमोर्टल नहीं है, इमोर्टल नहीं है, इमोर्टल सारे ऑर्गेनिजम्स इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो अमर है, ठीक है। उसके बाद में तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे इमोर्टल होता तो ठीक होता, यहाँ पे क्या है मोर्टल, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बेस्ड ऑन एवरेज लाइफ। आपको पता है ये एवरेज लाइफ पे एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, तो ये भी सही होगा। ओवरऑल हम अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कौन सा सही होगा इसका क्वेश्चन आंसर, तो इसका आंसर सही होगा हमारा थर्ड, ठीक है। थर्ड आंसर, ऑल इंडिविजुअल्स आर मोर्टल इंक्लूडिंग ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इसमें से स्टेटमेंट हमें रीड करने हैं, फिर बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैव शॉर्टर लाइफ। जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो छोटी होती है, या फिर लार्जर ऑर्गेनिजम्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन, मतलब जो बड़ी साइज में होते हैं उनकी लॉन्ग स्पेन होती है लाइफ। तो ये क्या है आपका, गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, ये गलत है आपका स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो पैरट होता है हमारा उसका 140 ईयर होता है, लेकिन जो वहीं पे हम एलिफेंट ले लें या घोड़ा ले लें वो बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं उससे, मोर देन 1000 टाइम बोल सकते हो या 10,000 टाइम बड़े हुए हैं पैरट से, हमारा घोड़ा हो गया या फिर आपका हाथी हो गया वो, ठीक है। तो लेकिन उनकी जो लाइफ स्पेन है वो एवरेज ही है, मतलब उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, मैक्सिमम लाइफ स्पेन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज स्पीसीज, ये बोल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ स्पेन इज क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पेन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीसीज, मैक्सिमम लाइफ स्पेन, हाँ मैक्सिमम लाइफ स्पेन तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीसीज हो सकती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी आर इनकरेक्ट, बी इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट, तो इसका ऑप्शन आप मुझे बताना, ठीक है। लेकिन मुझे फर्स्ट ऊपर कन्फर्म है कि ये गलत होगा। बी का क्या है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीसीज, नहीं ज़रूरी नहीं है यार, तो मुझे लगता है इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वो सारे इनकरेक्ट होंगे, मैं देख के बता दूंगी आपको क्या ऑप्शन इसका होगा। फिर हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, मार्क द एनिमल विच हैज़ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन अमंग गिविंग एनिमल्स। देखो हमें क्या मार्क करना है, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन मार्क करनी है, किसकी शॉर्टेस्ट होगी, एलिफेंट है, डॉग है, क्रो है या टॉर्टोइज है। तो आपको पता है एलिफेंट की तो होती ज़्यादा है, फिर डॉग की ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारा क्रो बचा, क्रो हमारा क्या है शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन होती है, और टॉर्टोइज की तो आपको पता है ये काफ़ी साल जीता है, वो 100 साल से अब मतलब 200 साल समझ सकते हो आप, आपको एनसीईआरटी में दे भी रखा है टॉर्टोइज की लाइफ स्पेन, ठीक है। तो हमारा जो क्रो होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा है वो, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, पहले तो समझना है कि पूछ क्या रहा है वो, उसके बाद में आपको जवाब देना है उसका। तो बोल रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, किस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। तो देखो आपको पता है प्लेनेरिया में होती है, हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही, साइकोन में भी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बचा हमारा पेरीप्लेनेटा। तो पेरीप्लेनेटा में क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस होंगे, और जो मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगी दोबारा से कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय, कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।